देखिए, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपके कूलर का पानी का कंजप्शन 60-70% कम हो जाएगा और कूलिंग भी आपको 3 से 4 डिग्री बढ़ के मिलेगी। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि कूलर का चुनाव कैसे करना है, कब नहीं करना है, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आज के समय में क्या है, मार्केट में कन्फ्यूज़न बहुत सारा है। आप यूट्यूब पे सर्च करने जाएँगे, तो कोई ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई हमको ऐड दिखा रहा है बहुत अच्छे-अच्छे। तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज़ जाते हैं और सही कूलर का चुनाव करने से हम चूक जाते हैं। तो मैं वो हर छोटी-छोटी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आप एक सही कूलर का चुनाव कर पाएँगे रीज़नेबल रेट में। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि कूलर कब लेना है और कब नहीं लेना है। देखिए, यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और ड्राइनेस भी है, वहीं पे कूलर काम करने वाला है 100% एफिशिएंसी के साथ। यदि आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ह्यूमिड एरिया है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सी लेवल के आसपास है या कोई बड़ी झील है, कोई बड़ी नदी है आसपास सिटी के, तो वहाँ पे हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। वहाँ पे आप कोई भी कूलर ले लें, कोई कंपनी कितना भी दावा कर ले, वहाँ पे कूलर काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको एयर कंडीशनर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है वेंटिलेशन। यदि आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आप कोई सा भी कूलर बदल लो, कुछ भी कर लो, आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। कूलर की कूलिंग का प्रिंसिपल अलग है, एयर कंडीशनर की कूलिंग का प्रिंसिपल अलग है। पहले हम बात करते हैं कि कूलर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए क्या होता है कूलर के अंदर, जब कोई गर्म हवा कूलर की छत से टकराती है, तो छत में जो पानी चल रहा होता है, उस पानी को वो गर्म हवा की एनर्जी भाप बना के उड़ा देती है और वो फिर ठंडी बची हुई ठंडी हवा हमको लगती है। अब वो जो भाप उड़ रही है, अगर वो रूम में इकट्ठी हो गई, तो थोड़े समय के बाद ही आपको उमस फील होने लगेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी उस रूम के अंदर और कूलिंग आना बंद हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपके कूलर से एवोपरेशन होना बंद हो जाएगा। तो क्रॉस वेंटिलेशन कंपलसरी है कूलर के अंदर। आप चाहे कोई भी कूलर ले आएँ, अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, थोड़ी देर कूलर चलेगा और जैसे ही रूम के अंदर उमस भरा गई, यानी कि भाप जो पानी की बन रही है वो भरा गई, तो फिर आपको कूलिंग होना मिलना बंद हो जाएगी। तो उसके लिए या तो आप विंडो के बाहर लगाएँ, और यदि आप रूम में रख रहे हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन हो। अगर रूम में भी लगा रहे हैं आप, तो क्रॉस वेंटिलेशन होना कंपलसरी है, यानी कि रूम में जो एयर आ रही है कूलर की, ठंडी हवा आ तो रही है, लेकिन उसमें साथ में कुछ भाप भी आ रही है, तो उसको भी आपको बाहर निकालना है। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी, तो कूलर के बाहर रखने के बाद भी आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलने वाली। यदि आपके यहाँ वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, तो या तो आप एयर कंडीशनर का यूज़ करें, या तो आजकल कुछ कूलर ऐसे ऐसे आ गए हैं कि जिसको आप टेरेस पे रख सकते हैं, कहीं बाहर रख सकते हैं, डक्ट के थ्रू उस रूम के अंदर उसकी हवा को ला सकते हैं और उस रूम की हवा को डक्ट के थ्रू बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इस देखिए, हम बात करते हैं, मार्केट में 2 टाइप के सप्लायर होते हैं। एक तो होती हैं कुछ बड़ी कंपनियां जो कूलर बना रही हैं, दूसरे होते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर जो कूलर बनाते हैं। अब हम जाएं किसके साथ? जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी इंजीनियरिंग परफेक्ट होती है, कंपोनेंट जो होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो डबल डबल कॉस्ट करते हैं। आप लोकल से लेंगे उससे 2 गुना महंगे पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि एक कूलर आप 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको 2 गुनी कॉस्ट देनी पड़ रही है। हो सकता है कि आपको बताएं कि इसमें ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक उसमें मैंने एक बार देखा था कि आजकल कुछ कूलर्स में आइस बॉक्स आ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यार आइस डाल देंगे तो बहुत ठंडा हो जाएगा। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैंने कूलर के अंदर 1 डिग्री का पानी डाल के देख चुका हूँ, फुल पानी 1 डिग्री का। वो 1 आध घंटे तो ठीक-ठाक कूलिंग देता है, उसके बाद वो उसकी जो नॉर्मल कूलिंग है, उसपे वो आने लगता है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाला नहीं है। अब लोकल के साथ आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो वो जिस मेटल की बॉडी बना रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो फ़ैन किस कंपनी का यूज़ कर रहा है, कॉपर में यूज़ कर रहा है या एल्यूमीनियम में यूज़ कर रहा है, उसका थ्रो कैसा है, उसका पीछे का डिज़ाइन जहाँ से वो एयर शक कर रहा है वो डिज़ाइन कैसा है, कौन से कूलिंग पैड उसके अंदर वो यूज़ कर रहा है। ये छोटी-छोटी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से देख लिया, तो आपको आधी कॉस्ट में एक अच्छा कूलर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मेटल बॉडी में जाएँ या फाइबर बॉडी में जाएँ। इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कोई बोलता है मेटल बॉडी का अच्छा है, कोई बोलता है फाइबर बॉडी का अच्छा है। कब कौन-सा अच्छा है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आपका घर बड़ा है, आपको एयर थ्रो ज़्यादा चाहिए है और आपको सनलाइट में कूलर को रखना है, तो आप मेटल बॉडी में जाएँ, वो यूज़फुल है। यदि आपके यहाँ पानी में टीडीएस ज़्यादा है, यानी कि खार ज़्यादा है, आपको रूम के अंदर रखना है और साउंड भी कम चाहिए, तब आप फाइबर बॉडी पे जाएँ। यदि आप फाइबर बॉडी को धूप में रखेंगे, तो वो धूप से खराब हो जाएगा। यदि मेटल बॉडी में आपने खार वाला, यानी कि बोरिंग का पानी जिसमें टीडीएस ज़्यादा है, वो डालेंगे, तो 4-5 साल में सड़ जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपके यहाँ क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि मेटल में जाना है या फाइबर में जाना है। फिर हम बात करते हैं, आजकल 2 टाइप के कूलर आ रहे हैं। एक में वो खस होती है, घास वाली खस भी आती है, और एक में आता है हनीकॉम्ब पैड। हनीकॉम्ब पैड अच्छी कूलिंग देता है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी बहुत सी जगह कुछ चीटिंग्स कर दी जाती है। हनीकॉम्ब पैड की हमें मोटाई देखनी है। कम से कम हमारे कूलर में हनीकॉम्ब पैड की मोटाई 4 इंच हो, और यदि 4 इंच का हनीकॉम्ब पैड लगा है, तो उस हिसाब का फ़ैन भी लगा हो। अगर फ़ैन की स्पीड कम होगी, तो प्रॉपर कूलिंग नहीं आने वाली।
दूसरी चीज़ है, आपके यहाँ जो पानी आप कूलर में यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर टीडीएस कम हो, मतलब खार कम हो, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड में अगर एक बार खार जम गया तो फिर आपको उसको बदलना पड़ेगा और वो महंगा भी आता है, वो फिर कूलिंग आपको प्रॉपर नहीं देने वाला। तीसरी चीज़ है, हनीकॉम्ब पैड को टाइम टू टाइम वो साफ़ भी करना है, क्योंकि क्या होता है जो बाहर की धूल चिपक रही है उसमें आके वो उसके पोर्स को बंद कर देती है। अगर वो पोर बंद होंगे तो एयर का थ्रो भी कम आएगा, कूलिंग भी कम आएगी। जो खास वाले जो घास वाले और खस वाले आते हैं उसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक तो सस्ता आता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पानी आप कोई भी डालो काम चल जाएगा, हर साल आप उसको चेंज कर दो। बस आपको ये देखना है कि कितना मोटा है, प्रॉपर तरीके से वो बना हुआ है या नहीं है, उसमें ज़्यादा गैप्स तो नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर कूलिंग देने वाला है। अब ये बात तो कुछ हो गई कि हमको कूलर कैसा चुनना है। अब बात करता हूँ मैं, जो ट्रिक मैंने लगाई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें आप 2 टाइप के टाइमर देख रहे हैं। एक टाइमर आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, तो ये तो केवल मैं यूज़ करता हूँ, इसमें मुझे टेम्परेचर दिख जाता है और मेरा पर्पज़ भी सॉल्व होता है। लेकिन जो चीज़ आपको मिल जाएगी ईज़िली, जिसको आप लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा और उसको मैं पास से भी दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे दिखता है। देखिए, आपको ये 2 टाइमर दिख रहे होंगे यहाँ पे। फर्स्ट वाले को आपको इग्नोर करना है, ये तो केवल मैंने अपने लिए लगाया है, इसमें मुझे टेम्परेचर दिखता है और मेरा पर्पज़ भी सॉल्व होता है। अभी आप देख सकते हैं जहाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ सब बंद है, तो यहाँ पे 33 डिग्री के आस-पास टेम्परेचर चल रहा है। आपको छोटा वाला टाइमर यूज़ करना है, इसमें ऑन टाइम, ऑफ टाइम दोनों डाल सकते हैं। टाइमर का नाम और मॉडल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यदि आपको ये सेम नाम का नहीं भी मिलता है, तो आपको मार्केट में जो भी टाइमर मिल जाए जिसके अंदर ऑन टाइम और ऑफ टाइम आप डाल सकें, आप वो टाइमर डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपके यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं या टेक्नीशियन आते हैं, आप उन्हें बोलिए कि ये टाइमर को मेरे को पंप के साथ अटैच करना है ताकि वो पंप को बंद चालू कर सके। बहुत सिंपल है, छोटी-सी वायरिंग चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। अब मैंने क्या किया है, इसका जो पंप है उसकी सप्लाई 1 मिनट ऑन रखी है और 3 मिनट ऑफ रखी है। ऐसा क्यों किया है? देखिए, क्या होता है जब कूलर का पंप हमारा कंटिन्यू चालू होता है, तो उसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। पानी के फव्वारे आते हैं बाहर से, साइड से भी पानी गिरता है, तो इससे हमारा बहुत सारा पानी बेमतलब वेस्ट हो जाता है। तो जब मैंने 1 मिनट ऑन और 3 मिनट ऑफ का सिस्टम रखा है, तो उसमें आप समझिए कि यदि मेरा कूलर रात भर चल रहा है, यानी कि 8 घंटे यदि रात में चला कूलर, तो केवल उसमें 2 ही घंटे पंप चालू रहेगा और 2 घंटे यदि पंप चालू रहेगा तो मेरा पानी जो है कूलर का, वो 30% ही कंज़्यूम होने वाला है, बाकी मेरा पानी पूरा सेव होने वाला है। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है कि यदि कूलर की खस में थोड़ा-सा कम पानी रहेगा, तो आपको कूलिंग इफ़ेक्टिव मिलने वाली है। इसको आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके घर में कूलर चल रहा है, उसका आप पंप बंद कर दीजिए और 1 मिनट बाद देखिए आपको कूलिंग थोड़ी बढ़ के मिलेगी और वो बढ़ी हुई कूलिंग 2 से 3 मिनट तक मिलेगी, जब तक पीछे की खस सूख नहीं जाती। तो ये आपके कूलर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कूलर बड़ा है, तो टाइमिंग थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके कूलर में जब कम पानी रहेगा, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव कूलिंग मिलने वाली है। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके अंदर पानी का इवेपोरेशन होता है और जितना हल्का पानी रहेगा, उसका इवेपोरेशन उतना अच्छा होगा और आपको कूलिंग उतनी इफ़ेक्टिव मिलने वाली है। तो ये एक छोटी-सी ट्रिक थी जिससे आप पानी भी सेव कर सकते हैं और कूलिंग भी आपको बढ़ के मिलेगी। मैं इसको 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं जबकि रेफ्रिजरेशन की फ़ील्ड से हूँ, तो मेरे लिए एयर कंडीशनर ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे को इसके बेनिफिट मालूम है। मेरे को एक तो मेरा बिजली का बिल कम आता है, मेरी इनिशियल कॉस्ट कम आती है, मुझे फ्रेश एयर मिलती रहती है। रात के समय ये कूलर तकरीबन 20 से 21 डिग्री का टेम्परेचर देता है और दिन के समय 24 से 25 डिग्री का टेम्परेचर देता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे दिन के समय 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर चलता है। तो वहाँ पे अगर ये 45 के टेम्परेचर में अगर 25 टेम्परेचर दे रहा है, तो मेरे को एक कंफर्टेबल कूलिंग मिल जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी थी जो शायद मुझसे छूट गई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूँगा। आपने मेरी बात को इतने ध्यान सुना, उसके लिए धन्यवाद।